So, hello everybody, welcome to the channel. Before starting, let me clear that इस channel पे you will get content related to class 12th biology. Either आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड्स की। ये जो लेक्चर्स रहेंगे मेरे, उसको अगर आप रिवीजन के फॉर्म में देखना चाहते हो या फिर इसको आप अगर आपको डेप्थ में कोई चीज़ अगर पढ़नी हो तो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज़ मैं बहुत ही अच्छे नोट्स यूज़ करके, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स एंड इसको मैं यूज़ करके आपको पढ़ाऊँगी। एंड अगर आपको समझ में आए सो दैट्स वेरी नाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर इवोल्यूशन। नाउ इवोल्यूशन, देखो इवोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम लोग चैप्टर का नाम देखेंगे तो सबसे पहले अपन के दिमाग में एक ही चीज़ आई है कि भाई इवोल्यूशन होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस हैं दैट टेक्स प्लेस इन फ्लोरा एंड फौना ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। देखो यार, इवोल्यूशन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। हम लोग ने एक कोविड के टाइम पे अपन ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। उस टाइम पे हमारा जो रहने का, हमारा जो पूरे ओवरऑल हम लोग में एक इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन कैसा आया मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोविड के पहले की चीज़ों अगर कंपेयर करेंगे और अगर आज की चीज़ें कंपेयर करेंगे तो भाई हमारे में इतनी सारी चेंजेस आई, इतनी सारी चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ टीचिंग का ही देख लो कि उसके पहले सारे के सारे लोग ऑफ़लाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट थे। सारे के सारे ऑफ़लाइन कोचिंग जाते थे, ऑफ़लाइन ही स्कूल से पढ़ाई करते थे। बट नाउ ये कैसा, ये पूरा पूरा चेंज आ गया। अब सारे लोग डिपेंडेंट हो गए किस पे, ऑनलाइन सिस्टम पे। तो ये जो है मेजर चेंज आया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं। उस टाइम पे हम लोग ने अपने अंदर चेंजेस लाए ड्यू टू द कंडीशंस अराउंड अस। हमारे आसपास ऐसी कंडीशन हो गई थी, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके कारण हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा। उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को उस चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ा ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। अगर हम लोग वही चीज़ों को लेकर चलते तो आज अपन इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते अपने आप को, हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है इवोल्यूशन का। ये तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है, बट इवोल्यूशन एक्चुअली हमारे, देखो अब हमारा जो पहले जितनी भी चीज़ें थी, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर बैक अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें टोटली अलग थी। उस टाइम पे पूरी चीज़ें अलग थी। तो उस टाइम से लेके अभी तक जितने भी चेंजेस आए हैं फ्लोरा एंड फौना में, फ्लोरा मीन्स द प्लांट स्पीशीज़ एंड फौना मीन्स एनिमल स्पीशीज़। फ्लोरा एंड फौना में जितने भी चेंजेस आए हैं स्लोली ग्रेजुअली मिलियंस ऑफ ईयर में, तो वो होता है इवोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज़ इवोल्यूशन। उसके बाद अगर अपन बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता क्या है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब इट्स द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। इट्स द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। सो मूविंग ऑन कि हाँ, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो इवोल्यूशन अपन ने देख लिया व्हाट इज़ इवोल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद रहेगा कि थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, की जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है। अब देखो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपने ओपिनियंस दिए कैसे एक नई लाइफ आई होगी इस अर्थ में, तो वो सब अपन कवर करने वाले हैं। सो मूविंग ऑन, स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज़ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो सबसे पहली चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। तो देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था 13.8 बिलियन ईयर अगो। एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एग्जैक्टली किसके कौन एग्जैक्टली अगर हम बोलें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। एक ऐसा थ्योरी है जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को बताता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी इज़ एक्चुअली the single huge explosion that took place which was unimaginable in physical terms। हम लोग जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, उतना बड़ा सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। भाई अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ एक्सप्लोड होगी तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ तो उसके चलते जो है सारी गैलेक्सीज फॉर्म हो गई। तो अगर मैं बात करूँ
नाउ अगर मैं आपको बात करूँ इसकी कि ये हुआ कैसे, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ऐसा है कि एक सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी मतलब एक बोल सकते हो कि एक हॉट बॉल लाइक स्ट्रक्चर था एंड उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एंड अगर भाई देखो टेम्परेचर अंदर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा, है कि नहीं, होगा ही होगा। बिकॉज अंदर ही अंदर वो कितना ज़्यादा अपने अंदर प्रेशर को, एक टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा, एक टाइम पे वो एक्सप्लोड होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी जो सिंगुलैरिटी है वो एक्सप्लोड हो गई, जिसके कारण उसका एक्सपेंशन हो गया। एंड जब वो एक्सपैंड हुई तो बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई। गैलेक्सीज जब फॉर्म हुई तो उन्हीं में से एक हमारी भी गैलेक्सी, दैट इज़ आर मिल्की वे गैलेक्सी, जो हाँ जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। एंड उस सोलर सिस्टम में हमारा छोटू सा प्यारा सा अर्थ भी प्रेजेंट है। छोटू सा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन कंपैरिजन टू द यूनिवर्स बाकी छोटू सा तो है नहीं बिल्कुल भी। नाउ इसके अंदर जब ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, यानी कि जब गैलेक्सीज फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ था, टेम्परेचर कम हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर पहले ज़्यादा था तो कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर है वो कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद गैलेक्सीज फॉर्म हुई एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि हीलियम एंड हाइड्रोजन वर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। भाई देखो फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी जब हुआ था तो ग्रेविटेशन के चलते हीलियम एंड हाइड्रोजन बने थे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज कौन कौन सी गैसेस फॉर्म हुई, तो आप लोग बताओगे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन फॉर्म हुई, ठीक है। अब गैलेक्सी भाई होता क्या है, इतना गैलेक्सी गैलेक्सी कर ही रही हूँ मैं, तो गैलेक्सी होता क्या है। गैलेक्सी देखो, गैलेक्सी आर द क्लाउड्स ऑफ गैसेज, डस्ट, प्लैनेट्स, स्टार्स, सोलर सिस्टम, बस सिंपल सा यही है कि ओके मूविंग ऑन। तो अगर हम लोग बात करें कि ओरिजिन ऑफ अर्थ की, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ कब था, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्स के में 13.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 4.5 बिलियन ईयर अगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि पूछा जाता है ये यूजुअली। एंड नाउ अगर मैं बात करूँगी अर्थ की, देखो यार अर्थ इज़ जस्ट अ स्पेक, मतलब होता है बिंदु मात्र। अर्थ इज़ जस्ट अ स्पेक, किसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है, कंपैरिजन में यूनिवर्स के कंपैरिजन में बोला जा रहा है कि अर्थ इज़ जस्ट अ स्पेक। एंड ये क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज भाई सच में अर्थ बहुत छोटा है कंपेयर करें तो यूनिवर्स के में। तो भाई बिंदु तुम समझ रहे हो कितना छोटा है, उसके बिंदु जैसा ही है अर्थ, किसके सामने, यूनिवर्स के सामने, याद रखना किसके सामने, यूनिवर्स के सामने। अब ये नहीं क्वेश्चन में आ गया कि सोलर सिस्टम के सामने बिंदु मात्रा है, तो नहीं, यूनिवर्स के सामने है, ये यहाँ पे जाते हैं लोग, तो उसको प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ कि अर्थ की, देखो अर्थ का पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जब गैलेक्सीज़ का फॉर्म हुआ, जब अर्थ का फॉर्म हुआ था, मतलब गैलेक्सीज़ बनी उसमें हमारा अर्थ भी था, तो उस टाइम पे जो अर्थ था उसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बट बाहर सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे टेम्परेचर कम था। तो अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ टेम्परेचर का डिफरेंस है तो क्या होगा वहाँ पे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वहाँ पे रिएक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लास्ट होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी भाई, नॉर्मल तो नहीं रहेंगी कंडीशंस। तो वैसे ही अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर कम था एंड अर्थ के इनसाइड जो टेम्परेचर ज़्यादा था। तो इसी डिफरेंस इन टेम्परेचर के चलते वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे। तो वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे तो जो वॉल्केनिक लावा है वो कहाँ पे कवर कर लेगा, अर्थ के चारों तरफ अर्थ को कवर करके रख लेगा। एंड कवर करके रखी है अर्थ को, तो ये क्या करती है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे, मतलब ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वो होंगे, तो वहाँ पे रिलीज़ होंगी गैसेस। कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होती हैं। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया होगा, H2O वेपर हो गया, ये सारी गैसेस वहाँ पे रिलीज़ होती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। एंड इस टाइम पे क्या होता है, देखो उस टाइम पे ओजोन था नहीं बिल्कुल भी, तो UV रेज जो है ईजिली एंटर कर जाती थी हमारे अर्थ के अंदर में। तो ये जो है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो H2O वेपर बना हुआ है, तो इस H2O के वेपर को ये कन्वर्ट कर देती थी H2 और O2 में। कौन कन्वर्ट करती थी, UV रेज कन्वर्ट करती थी। ये कन्वर्ट करती थी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसको ब्रेकआउट कर देती थी लाइट, ठीक है, या लाइट यानी कि यहाँ पे UV रेज है। एंड जो H2 है, H2 है, इट
इज़ लाइटर सो इट एस्केप्ड वेरी ईजिली। तो यहाँ पे जो H2 है वो ईजिली एस्केप कर गया। एंड अगर मैं बात करूँगी ऑक्सीजन की, तो भाई ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम नहीं है। ऑक्सीजन भी क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री कभी था ही नहीं। वो क्या कर लिया, बाइंड कर लिया किसके साथ, मीथेन और अमोनिया के साथ उसने बाइंड कर लिया। क्यों बाइंड कर लिया, क्योंकि उसको फॉर्म करना था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि द O2 वॉज नेवर फ्री, अर्थ प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग इन नेचर। प्रिमिटिव अर्थ यानी कि होता है पहले की चीज़ें, तो यानी कि यहाँ पे पहले जो अर्थ था वो रिड्यूसिंग इन नेचर था। ठीक है, उसमें जो O2 था यानी कि ऑक्सीजन जो ब्रेकआउट हुआ था H2O से, जो H2 और O2 बना था उसमें का जो ऑक्सीजन है दैट वाज नेवर एवर फ्री। वो किसके साथ बाइंड हो जाता था, मीथेन और अमोनिया के साथ बाइंड हो जाता था एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेता था, वाटर वेपर बनाता था। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात सुनो कि लेटर ओजोन वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड एंड टेम्परेचर जो है अर्थ का वो धीरे धीरे करके कम होता गया। ठीक है, ओजोन बनने लगी, टेम्परेचर जो है कम होने लगा एंड जो वेपर है H2O के वो क्या करने लगी, फॉर्म करने लगी क्लाउड्स का। ठीक है, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे एंड जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ तब कंडेंसेशन हुई एंड रेनफॉल भी हुआ। अगर यहाँ पे H2 है उन्होंने क्लाउड्स को फॉर्म कर लिया, ड्यू टू दैट कंडेंसेशन एंड रेनफॉल हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडेंसेशन एंड रेनफॉल जब हुई तो हुआ क्या, गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सड विद रेन। अब रेनफॉल हो रहा है तो हमारे अराउंड जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो तो ऑफकोर्स यार मिलेंगी ही मिक्सड विद रेन, मिलेंगी ही रेन के साथ। तो अगर तो यहाँ पे जब रेनफॉल हुई तो इस टाइम पे सारे ओशंस भर गए, ओशंस नहीं भरे उस टाइम पे, हम लोग ने उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े पिट्स यानी कि गड्ढे होते थे, अब वो उस टाइम पे भरे। तो आज अपन को जो ओशंस दिख रहे हैं ना बेटा, वो क्या बोलते हैं, सारे के सारे पिट्स हैं यानी कि छोटे छोटे गड्ढे हैं उस टाइम के लिए। पर हमारे लिए दे आर ओशंस विच वी सी टुडे वर पिट्स फॉर दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे जो ओशंस बना था यानी कि जो पिट्स फिल हुए थे उसके अंदर क्या क्या थे, उसके अंदर बहुत सारा गर्म पानी था। हॉट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था ना। अब मैं ये बोल रही हूँ कि टेम्परेचर कम हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम था जैसे कि अभी था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता था, बस पहले के कंपैरिजन में बोलते आ रहे हैं कि वो कम होता जा रहा है, पर ऐसा नहीं था कि अभी जो टेम्परेचर है वो उस टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पिट्स भरे थे उसके अंदर हॉट H2O था, बहुत सारे केमिकल्स थे एंड इन्हीं केमिकल से प्रॉबली फर्स्ट लाइफ केम, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म भी है ताकि आप लोग इसको समझ सको। क्लाउड्स थे बहुत सारे, H2O वेपर ने क्लाउड बना लिया, फिर उनका कंडेंसेशन हुए, फिर रेनफॉल हुए। रेनफॉल जब हुए तो यहाँ पे जो पिट्स हैं ये सारे फॉर्म हो गए, भर गए एंड जब पिट्स भरे, पिट्स के अंदर क्या क्या है, हॉट H2O भी है, बहुत सारे केमिकल्स भी हैं। तो इसी पिट्स को ना NCERT में नहीं दिया गया है, बट एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में बोल सकते हो कि ये जो है ना हॉट डाइल्यूट सूप भी बोला जाता था। इन पिट्स में जो भी पानी रहता था या जो भी इसके अंदर पानी रहता था उसको हॉट डाइल्यूट सूप बोलते थे। ओके, तो हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अर्थ का कंप्लीशन हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, लाइफ केम 500 million after the formation of earth means 4 billion year ago। ठीक है, लाइफ कब आई, लाइफ आई 4 billion year ago। एंड उसके बाद NCERT ने ये भी दिया है कि फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कम 3 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बट डोंट बी कन्फ्यूज। अगर आपको रेफरेंस दे दिया है अर्थ का तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर 4 बिलियन ईयर अगो। एंड अगर आपको सिंपली ये पूछा है कि व्हेन द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ केम, तो प्लीज़ राइट एज 3 बिलियन ईयर अगो। नाउ ये जो नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये किस किस के फॉर्म में थी, तो ये किसके फॉर्म में थी, RNA के, प्रोटीन के, पॉलीसेकेराइड्स थी, ये सारे जो हैं नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ की, तो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज अराउंड
2 बिलियन ईयर को आया है, ठीक है। एंड दे वर प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सिंगल सेल थे। एंड उसके बाद एक पॉइंट है दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स स्टार्स एक्सेक्ट इज़ मेजर्ड इन लाइट ईयर। देखो यार, एक चीज़ बताती हूँ आपको कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्टेलार डिस्टेंस बोलते हैं। एंड स्टेलार डिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है लाइट ईयर के फॉर्म में, ठीक है। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन 1 लाइट ईयर इट हैज़ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना दूर होता होगा। ये डिस्टेंस का एक यूनिट है ना, लाइट ईयर। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद व्हेन वी लुक एट स्टार्स इन अ वे वी आर पेपिंग इनटू द पास्ट। हम लोग जब स्टार को देखते हैं तो इन अ वे वी आर पेपिंग इनटू द पास्ट, ठीक है। एंड व्हेन वी लुक एट द ऑब्जेक्ट नियर अस वी आर लुकिंग एट नाउ, ठीक है। नाउ अगर मैं प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन बताऊँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस बताई हैं। प्रिमिटिव अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर था नहीं, रिड्यूसिंग था, जिसके पास नो फ्री ऑक्सीजन इनिशियली। रिड्यूसिंग क्यों बोला जाता है प्रिमिटिव अर्थ को? क्योंकि उसके पास इनिशियली कोई भी ऑक्सीजन था नहीं, नो फ्री ऑक्सीजन वॉज देयर, इसीलिए उसको रिड्यूसिंग इन एटमॉस्फेयर बोलते, रिड्यूसिंग इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रिमिटिव अर्थ के सबसे पहले नो एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग था। तीसरा हाई टेम्परेचर था और नो ओजोन प्लस यूवी रेज थे। तो अगर नो ओजोन रहेगा तो यूवी रेज जो है ईजिली एंटर कर जाएंगे हमारे अर्थ की सरफेस पे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, प्लीज़ आपको इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपने अपनी थ्योरीज दी। अब देखो, इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो अब ऐसा तो है नहीं कि अभी जो बंदा इवोल्यूशन के बारे में बता रहा है वो उस टाइम पे जाके देखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे ऊपर में बैठ के सबको देख रहा होगा कि हाँ भैया ऐसे सब इवोल्यूशन कर रहे हैं एंड मैं आगे जाके अपना थ्योरी ऐसे ऐसे लिखूँगा। ऐसा तो है नहीं बेटा, बिल्कुल भी। तो ऐसा है कि सबसे पहला थ्योरी फादर सुआरेज ने दिया था, दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बहुत फ़नी है यार, पता है, बहुत ज़्यादा फ़नी है ये। इसको दिया था फादर सुआरेज ने एंड उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो 6 दिन में बन गई है। और कौन बनाया है उसको? कुछ नेचुरल पावर यानी कि सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। सुपर नेचुरल पावर मतलब कि कौन? गॉड, भगवान जी ने ऐसे ही बना दिया है 6 दिन में लाइफ को, ये उन्होंने बताया था। एंड उन्होंने ये भी बताया कि एक बारी में जो लाइफ बनी थी, जितनी स्पीशीज़ थी सारी की सारी उस टाइम पे, जितनी बायोडाइवर्सिटी थी सब एक टाइम जितनी उस टाइम पे थी आज भी उतनी ही है, कांस्टेंट है और आगे भी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंड बस उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। भाई अब अभी तो तुम खुद सोचो, हम लोग ये चीज़ सुन रहे हैं, हम लोग को इतनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ लग रही है ये, बट एक टाइम पे लोगों ने एक्सेप्ट करी थी बिकॉज उस टाइम पे कोई भी ऐसे आगे ऐसा था नहीं कि कोई इसको डिसप्रूव कर सके कि नहीं यार ये तो नहीं हुआ होगा। उस टाइम पे कुछ भी ऐसा था नहीं, तो लोगों ने बिलीव कर लिया कि हाँ यार ये भी है, ये तो हुआ होगा ऐसा करके। एंड उन्होंने ये भी बताया था 4 साल पुराना। भाई तुम लोग समझ रहे हो कि हम लोग मिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात करते हैं एंड लिटरली इन्होंने बोल दिया कि सिर्फ 4000 साल पुराना अर्थ है। तो यार ये भी बहुत उटपटांग से बात लगा सबको। फिर अभी लेटर ऑन बाद में लगा, उस टाइम पे तो भाई सबने एक्सेप्ट करा कि हाँ हाँ ऐसा ही है करके, लेकिन फिर बाद में लोगों ने बोला कि नहीं ये तो थोड़ा सा उटपटांग सा है। उसके बाद दूसरा थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ ने एक अपनी थ्योरी दी किसी ने, अब नाम वगैरह तो बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उस पर भी मेंशन नहीं था, बट स्टिल उसमें बताया जा सकता था। पर इसमें आप अगर सारे के सारे कौन थ्योरीज दी है किसने, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो मैं इम्पॉर्टेंट रहेगा मैं खुद से बता दूँगी आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म में क्या होता है ना कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए यानी कि नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सब के चलते जो भी एग्जिस्टिंग हमारे आसपास थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एंड न्यू लाइफ फॉर्म हो गई। ये बोलता है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। भाई ये भी कितना अजीब है, मतलब ठीक है चलो एक बार के लिए इसको मान भी सकते हैं, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग लाइफ आई कैसे, ये तो नहीं बताया इन्होंने बिल्कुल भी। उसके बाद तीसरा थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इसी को अपन लोग कॉस्मोजॉइक थ्योरी बोलते हैं, इसी को अपन लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी भी बोलते हैं।
तो इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग को ये बताया गया कि लाइफ केम ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स स्पॉर्म्स फ्रॉम द अदर प्लैनेट ऑन अर्थ। ठीक है, हम लोग सेम चीज़ भाई, जैसे कि इसमें कॉस्मोसॉइक में सॉरी इन दिस कैटास्ट्रॉफिज्म में हम लोग ने जैसे कि हम लोग को जैसे कि बताया गया था कि व्हाट वाज एग्जिस्टिंग उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो भाई इसमें भी एग्जिस्टिंग का इन्होंने बताया नहीं कि एग्जिस्ट पहले जो थी, यानी कि स्पोर्ट्स आ रही हैं तो स्पोर्ट्स वहाँ भी कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो चीज़ नहीं बताया गया इस थ्योरी में भी। उसके बाद ओके जो चौथी थ्योरी आई, फोर्थ थ्योरी इज़ दैट थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इस थ्योरी में बताया जाता है कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि झटके से क्रिएट हो गई फ्रॉम नॉन लिविंग। लाइफ वॉज क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द नॉन लिविंग से। भाई तुम कैसे सोच सकते हो कि नॉन लिविंग से कोई इंसान पैदा हो गया होगा, लाइक सीरियसली मैन। बट अब जो भी है थ्योरी है तो है यार भाई, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्यूपिडिटी वाला चीज़ देखो ना कि यहाँ पे इन्होंने एक रूम लिया था, मतलब एक जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दिया है, उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि एक रूम था जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स रखे हुए थे एंड उसके पास एक स्वेटी सा शर्ट था एंड उस स्वेटी शर्ट से फ्यूम्स निकले। ठीक है, एंड उस फ्यूम्स का रिएक्शन हुआ ग्रेन्स के साथ। सो वहाँ पे क्या हो गया था, रिएक्शन हुआ इन दोनों का एंड उनसे फिर माइस का वो हो गया था, माइस पैदा हो गया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। 21 डेज़ के बाद माइस अपीयर हो गया था। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी वाला चीज़ है यार, कैसे हो सकता है ये। हम लोग अभी बोल सक रहे हैं पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते थे लोग ऐसी कुछ भी थ्योरीज़ पे, बिकॉज़ उस टाइम पे किसी के पास इतना वो था नहीं कि मतलब कोई उसको पॉइंट आउट करे कि हाँ यार ये गलत हो सकता है। मतलब जो भी आता था सब उसको हाँ मतलब मान ही लेते थे। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बताया कि जो नाइल रिवर है उसके पास जो भी मड प्रेजेंट है ना, उसके आसपास नाइल रिवर के पास, वो उसी से जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस डेवलप कर गए स्पॉन्टेनियसली, मतलब झटके से जो है। तो भाई ये भी अलग ही विचित्र चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बताई। अब जो मेन आता है ना, एकदम बोल सकते हो कि ठोस वाला, वो ये है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि सही प्रूव हुई बाद में भी, अभी भी ये सही है। एंड उस टाइम पे भी इसके बाद ज़्यादा थ्योरीज़ आई नहीं, बिकॉज़ ये सच में एक ऐसी थ्योरी थी जो कि सच है। तो इसमें क्या था ना, बायोजेनेसिस मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जनरेशन होना, दैट इज़ व्हाट बायोजेनेसिस इज़। तो यहाँ पे इन्होंने बायोजेनेसिस में ये बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड इट डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। का मतलब होता था कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीज़ से बनना, तो नॉन लिविंग चीज़ से तो बन ही नहीं सकती ना भाई, बिल्कुल भी। तो इन्होंने यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने डिसअप्रूव किया किसको, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को। एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एक्सपेरिमेंट दिया था लुइस पास्चर ने। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, अभी स्वान नेक एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने किया क्या है, इन्होंने प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया है 2। ठीक है, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में इन्होंने 2 टाइप के फ्लास्क लिए हैं, एक ब्रोकन नेक लिया है और एक एस नेक लिया है। ठीक है, एस नेक को ही स्वान नेक बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर ब्रोकन नेक की बात करें, हाँ इन्होंने कंटेंट क्या डाला है इन दोनों ये फ्लास्क के अंदर, इन्होंने ब्रॉथ डाला है। ठीक है, ब्रॉथ का मतलब होता है कि ईस्ट रहती हैं जो कि हीट किल्ड रहती हैं एंड उसके अंदर पानी भी रहता है, H2O रहता है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ किसकी, ब्रोकन नेक की, तो ब्रोकन नेक के अंदर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया। उन्होंने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करा तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ पाया उन्होंने, बट उसमें एस नेक फ्लास्क में उन्होंने कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा। अब ये कैसे नहीं देखा भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, होता ये है, कंक्लूजन ये है इस बात का, इनकी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि जो माइक्रोब्स हैं या फिर स्पोर हैं एयर में, वो फ्लास्क नंबर 1 में बहुत ईजिली एंटर कर गई, कैन ईजिली एंटर इन फ्लास्क नंबर 1 एंड हेंस न्यू लाइफ केम इन द फर्स्ट फ्लास्क
यानी कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया। बट अगर मैं बात करूँ सेकेंड फ्लास्क की यानी कि एस नेक फ्लास्क की, इसमें जो एस नेक यानी कि इसका देखो यहाँ पे इसका क्या है ना, ये जो है एस नेक्ड है, ठीक है, इसीलिए इसको एस नेक यानी कि स्वान नेक बोला जाता है। यहाँ पे ये एस नेक के में बेंट है, और ये बेंट है ना, तो यहाँ पे जो भी माइक्रोब रहेंगे हमारे, मान लो यहाँ पे पूरे पूरे माइक्रोब प्रेजेंट है एयर में, तो एयर में आएंगे तो यहाँ पे जब वो आते रहेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे इसके बेंट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहाँ पे पूरे पूरे ट्रैप हो जाएंगे इसमें। तो हिंस जो सेकंड फ्लास्क है उसमें जो सारे के सारे माइक्रोब्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन एयर ट्रैप हो गए, एंड इसीलिए कोई भी लाइफ नहीं बनी, ठीक है। उसके बाद अब देखो यार, इसमें भी एक चीज़ है कि तुमने इतना सब तो बता दिया कि जो ग्रोथ हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही हो रही है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हो रही है। लेकिन ये जो प्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आया कैसे, वो कहाँ से आ रहा है भाई, उसका तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा। उसके बाद आता है बेटे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है ओपेरिन एंड हेल्डेन के थ्रू दिया गया है। ओपेरिन इज़ फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, एंड इन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दिया है, ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस थे वो सपोर्ट कर रहे थे किसको, लाइफ को, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रहे थे, द कंडीशन ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। पहला कंडीशन क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, दूसरा क्या था, हाई टेम्परेचर, तीसरा था लाइटनिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट कर रही थी किसको, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ को। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कैसे, क्योंकि उसके पास इनिशियली ऑक्सीजन था नहीं, नो फ्री ऑक्सीजन था, एंड हाई टेम्परेचर था, यूवी रेज ईजिली आ जाती थी, एंड वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा थे, इसी के चलते पूरा पूरा हाई टेम्परेचर था, एंड लाइटनिंग भी वहाँ पे बहुत ज़ोरों से होती थी, ठीक है। ये सारी जो हैं प्रिमिटिव अर्थ में कंडीशंस हैं जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया है इन्होंने। एंड केमिकल एवोल्यूशन से होता क्या है, देखो केमिकल एवोल्यूशन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनी, एंड इन्हीं से फाइनली जो फर्स्ट लाइफ है वो आई है, ऐसा ऐसा बताया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। एंड ये पूरा पूरा सच है भाई, इसके में कोई भी ऐसे उटपटांग सी चीज़ें नहीं हैं जो कि वो पेंसपर्मिया एंड ऑल उन सब में था, वैसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली एकदम 100% सही है। एंड देखो इसका हुआ कैसे ना, अब यहाँ पे उसका पूरा पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। पहले फ्री एटम्स थे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे ऐसे फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। फ्री एटम्स जो है मॉलिक्यूल में बने, मॉलिक्यूलर गैसेस बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन में। एंड फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक में होंगे। ऑर्गेनिक में मतलब कि मीथेन बोल सकते हो, HCN बोल सकते हो, ये सारी ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, वो कन्वर्ट होंगे सिंपल ऑर्गेनिक में, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में होंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सारी जो है कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म हो जाएंगे मतलब कि। उसके बाद होता है प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन। बेटा इतना ज़्यादा NCERT में नहीं है, बट स्टिल अगर आपको पूरा पूरा क्लियर रखना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर होता है प्रोटोबायन्स का फॉर्मेशन। प्रोटोबायन्स क्या होते हैं, प्रोटोबायन्स जो है फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर थे। प्रोटोबायन्स के बाद यूबायन्स बनते हैं। यूबायन्स जो है ना, दे वर वायरस लाइक और न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं वो, एंड उनके अंदर RNA और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे बनी, तो भाई बधाई हो आपको, यहाँ पे फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, ठीक है। नाउ अगर बात करूँ किसकी, या फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है कीमो हेटरोट्रॉफ्स थे, उस टाइम पे ऑटोट्रॉफ्स नहीं बने थे। प्रोकैरियोटिक सेल जो फर्स्ट बना वो कीमो हेटरोट्रॉफ था, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया है मैंने कि प्रोटोबायन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू ओपेरियन देज वर कोजरवेट्स, जिसके पास कोई भी डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है एंड वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द फॉक्स वो जो है माइक्रोस्पोर हैं एंड दे कैन रिप्रोड्यूस।
सो 1953 में मिलर वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड यूरे बोथ ऑफ देम गिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन एंड इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। एंड ये एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो जब इनको पता चल गया कि हाँ ये जो है ये थ्योरी एकदम एग्जैक्ट सही है एंड इसी के थ्रू जो है लाइफ पहली बार आई होगी। तो भाई इनका जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस एक्सपेरिमेंट में देखो सबसे पहले ये जो सेटअप इन्होंने बनाया था, इसमें मैं इस सेटअप की बात करूँ एंड दिस इज़ द वैक्यूम पम्प फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है बॉइलिंग वाटर है एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ की बात करूँ सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चैम्बर एंड इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स फिट करे गए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स फिट करे गए सो यहाँ पे एक टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखा गया। यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखे एंड यहाँ पे जो है ना 5000 नहीं ये 75,000 है, प्लीज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना कि 75,000 वोल्टेज को यहाँ पे बना के रखा गया, मेंटेन करके रखा गया। एंड स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर में ये सारी कंडीशंस को जब किए गए तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन हो गया अपने से, मीथेन, अमोनिया, H2O वेपर एंड H2 गैसेस का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे भाई उन्होंने सोचा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन सही है एंड इसी के थ्रू फर्स्ट लाइफ आई होगी। एंड यहाँ पे मेजर चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे 18 डेज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद यानी कि ये सब पूरा सेटअप वगैरह करने के बाद 18 डेज़ बाद अगर इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को देखा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाई। उन्होंने एलिनीन हो गया, एस्परेटिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सारी जो हैं अपने उसमें एक्सपेरिमेंट में इस लिक्विड ट्रैप हुई थी यहाँ पे, उन्होंने इस लिक्विड यहाँ पे जो ट्रैप हुई थी ना उस लिक्विड में ये सारी चीज़ें इनको मिली। तो फिर इन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया एंड सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसी तरीके से जो फर्स्ट लाइफ है आई होगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड मैंने ओवरऑल आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। एंड अगर कोई भी आपको परेशानी या फिर ऐसा आपको लगा होगा कि इस चीज़ में मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। एंड ऑल्सो कि कोई भी अगर मैं मेरे से गलत इन्फॉर्मेशन आप गई होगी या फिर कुछ भी ऐसा लगा होगा कि ये मैंने मिस कर दिया है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।